देखो तो। अभी तो ठीक है सर। तो ठीक है ना, चलो। तो सबको सबसे पहले एनसीईआरटी बुक निकाल लो, ठीक है। उसमें एक जो टॉपिक है हम जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, ये चीज है, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन। इसको हम लोग ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल बोलते हैं। तो इसको हम लोग, क्योंकि ये चीज एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, तो ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग इसके पहले जो हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़े थे, जिसमें जो साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट का नाम जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, उससे ये प्रूफ हुआ था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो पास हो रहा है। बट ये ये एक तरह का है, तो ये जो कौन सा मटेरियल जो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि डीएनए भी था, प्रोटीन भी था, हम लोग 3 एंजाइम को लेके पढ़े थे, तो इसमें कंफर्म एक तरह का नहीं था कि हाँ कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है। ये 3 चीज था सामने, ठीक है। क्योंकि बायोकेमिकल नेचर से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का जो बायोकेमिकल नेचर है कहते हैं, जिसमें बताया गया था उसका जो ट्रांसफॉर्मिंग जो वो मर रहा है, जो बैक्टीरिया उसको जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो माइस को मार रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डीएनए से पास हो रहा था। बट वहां पे एग्जैक्टली नहीं बोला जा सकता था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि अगर हम इवोल्यूशन के हिसाब से बात करें तो आरएनए को फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल बोला गया है, क्योंकि आरएनए का जो प्रॉपर्टी है इनिशियल, अगर हम बात करें इवोल्यूशन के हिसाब से, अगर हम इनिशियल बात करें, तो अगर आरएनए का जो है, आरएनए का जिस तरह से प्रॉपर्टी था, अगर वो नहीं हो पाता उसका प्रॉपर्टी, तो हम लोग इतना जल्दी इवॉल्व नहीं हो पाते। क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टेबल ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसमें हम लोग डीएनए वर्सेस आरएनए पढ़ेंगे, तो उसमें एक वर्ड आया है म्यूटेशन का, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रेप्लिकेशन का, ठीक है। तो आरएनए जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कंपेरिजन टू डीएनए, ठीक है। डीएनए हम लोग बार बार बोलते हैं कि जेनेटिक मटेरियल है, बट आरएनए भी है, लेकिन डीएनए को स्टेबल जेनेटिक मटेरियल बोले, इसका हम पहले क्लास में भी करेंगे। तो सबसे पहले जो सर्चिंग था, की जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, इसको कहने का मतलब कंफर्म किया गया इस ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल से, जो हार्से एंड चेज किया था। वो क्या क्या किए थे समझना पहले। तो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है सर एनसीईआरटी में पेज नंबर कितना है सर? पेज नंबर है तुम्हारा 101, निकालो। हार्से एंड चेज, ये 2 साइंटिस्ट थे जो कि 1952 में इस प्रोसेस को, इस प्रिंसिपल को लाया था एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ईयर देख लेना, हाँ 1952, ठीक है। 1952 जो हार्से एंड चेज था सबसे फर्स्ट में, कि यहाँ पे जो है कुछ कुछ चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हम लोग को रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलता है, सल्फर एस और फास्फोरस एस, ऐसा क्यों वगैरह जो। तो इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के लिए हम एक फॉर्म लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। कोई बता सकता है बैक्टीरियोफाज हम किसको बोलेंगे? इसी पे पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया, जिससे पता चला कि नहीं, डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है। व्हाट इज बैक्टीरियोफाज? सबसे पहले ये बताओ ये क्या होता है, क्योंकि इसी पे वो वर्क किया था। अगर हम बात करें हार्से चेज ट्रांस T2 भी बोलते हैं, T2 बैक्टीरिया फेज ऐसा बोला जाता है, कहीं कहीं T2 फेज भी लिखा रहता है, तो इसमें कुछ अंतर नहीं है। T2 फेज बोला या बैक्टीरियोफेज बोला, सब एक ही चीज है। हम T2 भी लिख दिए। तो बता बैक्टीरियोफेज होता क्या है? तो किसी को कुछ पता है? ये छोटा सा चीज है, ये हम अगर 11th में पढ़े होगे तो उसमें भी होगा। बैक्टीरियोफेज जो वायरस के केस में पढ़े थे, वो होता क्या है, इसको क्या बोलते हैं बताओ उदय, यामिनी, ठीक है। दीक्षा आई है कि आज एब्सेंट है वो? और जो भी स्टूडेंट है बताओ बैक्टीरियोफेज किसको बोलते हैं? एक सिंपल क्वेश्चन। अदिति और मुकुल 3 स्टूडेंट है सर। कौन कौन है? उदय है, अदिति है और मुकुल।
मुकुल अच्छा राय। अच्छा, मुकुल राय। मुकुल राय। मुकुल हाँ सर। स्पीकर। हाँ पहले कहाँ क्लास ले रहे थे तुम? हेलो। अभी तो कहीं नहीं, खुद से पढ़ अभी रहे कहीं थे। नहीं, अब स्टार्ट। एक्चुअली अभी तो कहीं देखो, नहीं, खुद से पढ़ अच्छा रहे ये पहला क्लास है तुम्हारा ना, तो एक चीज हम तुमको कुछ बताना चाहते हैं। अदिति, अदिति, अदिति जवाब दो। हेलो। आवाज नहीं आ रहा, चलो ठीक है मुकुल, हम तुमको कुछ हो बता गया सर, देते हैं। कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया। क्या डिस्कनेक्ट हो गया था सर। डिस्कनेक्ट? डिस्कनेक्ट हो गया था सर अभी। अच्छा मुकुल डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ नहीं सर, मुकुल, उदय उदय हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा ठीक है, तुम हो गया, चलो ठीक है। सुनो मुकुल और अदिति जो भी है, तो हम तुम लोग को कुछ बता देते हैं, क्योंकि तुम्हारा मुकुल आज फर्स्ट क्लास है, तो ध्यान दो, क्योंकि हम पहले का जो प्रीवियस 5 चैप्टर्स है वो कंप्लीट कर चुके हैं। प्रॉब्लम होगा, ये लोग का भी रिवीजन कराएंगे तो उस टाइम पे तुम कर लेना, क्योंकि इसमें भी हम जो मॉलिक्यूलर बेसिस है, इस पे भी हम लोग 2 से तीसरा, ये आज तीसरा क्लास है, आई मीन शायद ये तीसरा या चौथा क्लास है जो भी हो, तो हम लोग अभी तक में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मटेरियल का हम लोग कर चुके हैं। आज जो स्टार्ट है ये नया टॉपिक स्टार्ट है, ठीक है। इसके पहले तुम्हारा डीएनए के बारे में पढ़ चुके, इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक वो भी पढ़ चुके हैं। मतलब 20% 25% जो है सिलेबस आगे बढ़ चुका है, तो ठीक है कोई बात नहीं। बट यहाँ से पढ़ने का कोशिश, मतलब यहाँ पे सॉरी इस टॉपिक से समझने का स्टार्ट करो। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछना। वैसे हम कुछ कुछ प्रीवियस का भी, क्योंकि अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आज जो 2-3 टॉपिक जो भी हम लोग डील करेंगे, उसमें पहले का जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह वो आएगा, तो हम थोड़ा ब्रीफ कर दिया करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान देना, और जो नहीं समझ में आएगा तुम मतलब पूछ सकता है डायरेक्टली कि सर ये चीज क्या है, ठीक है। तुम्हारा फर्स्ट क्लास है तो हम बता दिए कि अगर मान लो प्रीवियस का कुछ आता है तो पूछ लेना। तुम हो सकता है तुम नहीं पढ़ा है तो तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा, हो सकता है कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, तो आराम से पूछना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल इस डीएनए में हम लोग स्टार्ट कर रहे थे कि ये जो सर्च एक एक्सपेरिमेंट था, वो इसको ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल बोलते हैं, जो कि हार्टले एंड चेज ने किया था। कब किया था? 1952 में। तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हम किसी भी चीज का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होता है, चाहे वो मेंडल में बात करते हैं या कहीं पे। तो मेंडल के लिए पी प्लांट था, ठीक है। और जो हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसमें भी 2 स्पीसीज को लिए थे, एक बैक्टीरिया को लिए थे, एक माइस को लिए थे। तो यहाँ पे जो वर्क किया गया वो बैक्टीरियोफेज पे किया गया। तो बैक्टीरियोफेज पे कैसे? तो सबसे फर्स्ट में ध्यान देना कि बैक्टीरियोफेज किसको बोलते हैं? जब वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया पे, मतलब बैक्टीरियल सेल को अगर ये इन्फेक्ट कर रहा है, ये वायरस इन्फेक्ट कर रहा है बैक्टीरियल सेल को, अटैक नहीं वर्ड यूज करके हम लोग इन्फेक्ट लिखते हैं, ठीक है। सपोज मान लो बैक्टीरिया है, उस पे वायरस अपना इन्फेक्शन देता है, मतलब इन्फेक्शन करने के बाद इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें इंट्रोड्यूस कर देगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। और उसका दूसरा नाम दिया गया है T2। हम लोग का जो अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें जो एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट किस स्पीसीज पे किया गया? तो वो था बैक्टीरियोफेज। और किसको बोलते हैं तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले बैक्टीरियोफेज तो लिए ही कि एक ऐसा बैक्टीरिया था जिसमें वायरस का इन्फेक्शन था, आई मीन बैक्टीरिया इन्फेक्टेड बाय वायरस, इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। उसके बाद 2 मीडियम लिया गया, जिसमें एक में रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आई मीन 2 टाइप का आइसोटोप लिया गया और उसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में तो आइसोटोप हम लोग जान रहे हैं, तुम लोग सबको जान रहा है कि आइसोटोप क्या होता है। तो 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट था जो कि आइसोटोप था, एक था P32 और एक था S35, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे S जो लिख रहे हैं ये सल्फर कहलाता है, और P कहलाता है फॉस्फोरस। क्या कहलाता है? फॉस्फोरस। तो सिंपल है, हम लोग फॉस्फोरस और सल्फर ही क्यों लिए? क्योंकि मेरे सामने 3 मॉलिक्यूल था। कौन कौन था? आरएनए एंड डीएनए प्रोटीन।
तो सबसे पहले हम लोग इतना तो जानते हैं शुरू से कि आरएनए जो है इनिशियली, मतलब सबसे पहला जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए बना, उसी से डीएनए बना था, लेकिन हम लोग को अभी तक पता नहीं था। और एक मॉलिक्यूल है प्रोटीन, तो अगर तुम आरएनए डीएनए का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बनता है, और न्यूक्लियोटाइड में एक कॉमन सा जो है वो है फॉस्फेट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फॉस्फोरस, फॉस्फेट। ठीक है, तो P अगर 32 ले रहे हैं तो इसका मतलब ये जो बना है किससे बना है, सिंपल डीएनए, यहाँ डीएनए प्रोटीन को लेके हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये डीएनए का एक पार्ट है फॉस्फोरस, इसीलिए क्योंकि डीएनए जब बनता है तो उसमें फॉस्फोरस का इन्वॉल्वमेंट, आई मीन फॉस्फोरस वहां पर प्रेजेंट होता है। तो एक रेडियो आइसोटोप एलिमेंट जो है P32 लिए, और दूसरा सल्फर जो लिए, तो सल्फर जो है वो प्रोटीन में देखा गया। ये किसके में देखा गया, प्रोटीन में, सल्फर को प्रोटीन में देखा गया। आखिर ऐसा कैसे, सबसे पहले ये बताओ कि प्रोटीन बनता कैसे, ये आंसर तुम लोग दो, हम नहीं देंगे। एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड, गुड। तो दो ऐसा एमिनो एसिड था जिसमें सल्फर था और वो प्रोटीन बनाता है, जिसका एग्जाम्पल है सिस्टीन, और एक होता है मिथाइल, सिस्टीन मिथाइल। ठीक है, एक सेकंड, सिस्टीन तो था ही और एक था मिथाइल, सॉरी मिथाइल। ठीक है, ये दो एक ऐसा एमिनो एसिड था जो कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता, और ये दोनों सल्फर कंटेनिंग था। ठीक है, ये दोनों हमारा जेनेटिक मटेरियल सामने है, बट हम यहाँ पे दो ही चीज को लिए हैं, डीएनए एंड प्रोटीन। तो डीएनए के लिए फॉस्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि सबसे फर्स्ट में ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये हो गया प्रोटीन के लिए, ये हो गया किसके लिए, डीएनए के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जो बैक्टीरियल सेल है, सॉरी बैक्टीरियोफाज, T2 फाज है, तो सबसे पहले मीडियम वन में, और दूसरा चीज क्या था कि हम लोग में इसमें एक और स्पीसीज लेंगे, एस्टेरिया कोलाई, वो बाद में लेंगे, अभी नहीं लेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट में जब सल्फर 35 S35 एक मीडियम था, और उसमें जब बैक्टीरियोफेज को डाले, डायरेक्टली हम T2 फेज लिखते हैं, T2 फेज इसमें भी था, T2 फेज इसमें भी था। ठीक है, तो इसमें जब S35 ऐड हुआ, तो कहीं ना कहीं ये दोनों इसमें गया होगा। ठीक है, उसके बाद एक नया सेल लिए थे जिसका एस्टेरिया कोलाई, जो बैक्टीरियल सेल था। क्या था, जो बैक्टीरियल सेल था। तो जब ये दोनों मीडियम में, ठीक है, एस्टेरिया कोलाई को भी लिया गया, इस मीडियम में एस्टेरिया कोलाई को डाला गया। देखो, सबसे पहले एक मीडियम था जिसमें रेडियो आइसोटोप और बैक्टीरियोफाज को ऐड किया। इसमें क्या हुआ, इसमें भी वही, बट ये फॉस्फोरस बैक्टीरियोफाज था और ये सल्फर बैक्टीरियोफाज था। अब इसको एक नॉर्मल एक फ्रेश इकोलाई बैक्टीरिया में इसको इंट्रोड्यूस किया, इसको भी इंट्रोड्यूस किया, मतलब फॉस्फोरस को इंट्रोड्यूस किया और सल्फर को इंट्रोड्यूस किया। सपोज दैट एक फिगर है जो हम समझा रहे हैं। सबसे फर्स्ट में एक ये सेल है, मान लो नॉर्मल सेल है, ठीक है, और बैक्टीरियोफाज का जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना जी, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक फिगर में हम लोग दोनों फिगर लिए, ठीक है, दोनों फिगर लिए, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हमारे पास S वाला ग्रुप है, एक हमारे P वाला ग्रुप है। तो सोचो, जब ये बैक्टीरियोफेज है और S और P हम यहाँ पे नहीं लिख के हम यहाँ पे लिख रहे हैं S और P, और ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया। अब हम इसमें सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सोचो कि जब कोई हम एक बैक्टीरियल ई कोलाई को एक नॉर्मल सेल हम मान लो कोई नॉर्मल सेल है, उसमें हम एक सल्फर रेडियो एक्टिव कंटेनिंग का उसमें हम इंफेक्ट करा रहे हैं, एक का फॉस्फोरस करेगा, तो या दोनों में इस केस में भी तो फॉस्फोरस वाला में डीएनए होगा, सल्फर वाला में प्रोटीन होगा। लेकिन ये तो इन्फेक्टेड है ना, T2 फेज को हम डायरेक्टली नॉर्मल में डाल रहे हैं और P वाले को इसमें डाल रहे हैं। ध्यान देना,
कि जब सल्फर वाला का इसमें डाले तो ये नॉर्मल ई कोलाई भी अब इन्फेक्ट हो गया, ठीक है। बट अगर इसमें बात करें तो फास्फोरस भी इन्फेक्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखना होता है कि जब ये दोनों इन्फेक्ट हो गया तो यहाँ पे 3 प्रोसेस दिया है। एक सबसे पहला जो प्रोसेस है, पेज नंबर 102 निकालो जो फिगर के साथ दिया हुआ। सबसे पहला प्रोसेस देखो, इन्फेक्शन लिखा हुआ है सामने, देखो इन्फेक्शन लिखा हुआ है, लिखा है इन्फेक्शन, पेज नंबर 102 पहला प्रोसेस, उसमें इन्फेक्शन लिखा है। तो पहला प्रोसेस हम इन्फेक्शन कर दिए, यहाँ पे ध्यान देना, इन्फेक्शन किए ना हम। अब इन्फेक्शन के बाद ब्लेंडिंग करना होता है। ब्लेंडिंग कहने का मतलब सबसे पहले बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर समझो, यहाँ पे ध्यान दो, ये बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर है, ये ऊपर वाला क्या है, प्रोटीन कोट है, क्या है, प्रोटीन कोट, और अंदर में, हाँ जेनेटिक मटेरियल, यहाँ हम लोग अभी डीएनए को नहीं बोला सीधा, चलो डीएनए ही होता है क्योंकि प्रूफ के बाद ये पता चला, तो डीएनए ही होता है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जब सल्फर वाले का इस पे इन्फेक्ट हुआ, एक फास्फोरस वाले का इन्फेक्ट हुआ, तो ये जो ऊपर वाला प्रोटीन कोट था इसको ब्लेंडिंग करके हटा दिया गया। तो फिगर में देखो कि दोनों प्रोसेस में हट रहा है, वहां हट रहा है, कौन सा हट रहा है, तो बैक्टीरियोफाज हट रहा है। सेकंड वाला में देखो ब्लेंडिंग में दिखा, सेकंड फिगर में देखो ब्लेंडिंग में हट रहा है, दोनों छोड़ दिया एक दूसरे का नॉर्मल सेल, दोनों का थोड़ा गैप दिख रहा होगा, वो दिख रहा है। चलो हम दिखा देते हैं तुमको, ठीक है। देखो ये यहाँ पे आओ, क्योंकि थोड़ा बोर्ड छोटा है इसीलिए हम यहाँ इसका हेल्प ले रहे हैं। तो ये हमारा नॉर्मल सेल था, ये भी नॉर्मल सेल था, एक में हम फास्फोरस डाले थे और एक में सल्फर डाले, दोनों डालने के बाद ये इन्फेक्शन वाला प्रोसेस कंप्लीट। दूसरा प्रोसेस में ब्लेंडिंग था, मतलब जो ऊपर वाला कोट है उसको हटा दिए, मतलब हमको नहीं पता कि ये प्रोटीन कोट है कि क्या है, ये तो अर्लियर मतलब एक्सपेरिमेंट है, तुमको नहीं पता था, इसको हटा लिए जिसको हम लोग ब्लेंडिंग बोले, और सारा अंदर का जेनेटिक मटेरियल कहाँ चला गया, नॉर्मल ई कोलाई में चला गया, ठीक है। अब ई कोलाई में जब जाता है तो यहाँ पे अब ध्यान देना है कि इस ई कोलाई में और इस ई कोलाई में कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है। अगर प्रोटीन होता तो कौन सा होना चाहिए था, कौन सा, सल्फर, फास्फोरस, P32। हाँ, तो तुम सोचो कि इस दोनों नॉर्मल ई कोलाई में जब इन्फेक्ट हुआ, ब्लेंडिंग हो गया, सेंट्रीफ्यूज भी हो गया। सेंट्रीफ्यूज का मतलब वहां पे होता है उसको घुमाना, घुमा के उसको अलग किए तो इन्फेक्ट भी किया अंदर का मटेरियल को। तो इस दोनों ई कोलाई में अगर इसमें फास्फोरस मिल रहा है तो इसका मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि ये डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, बताओ इसमें मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसमें प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन को नहीं भेजना था, भेजना था किसको, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को। ये आइसोटोप गया ही नहीं क्योंकि वो इन्फेक्ट ही नहीं हुआ। इसमें डीएनए का इन्फेक्टेड पार्ट चला गया क्योंकि इसमें कौन सा था, फास्फोरस था, इसलिए फास्फोरस जो है वो इसमें ई कोलाई वाले में, इस ई कोलाई वाले में फास्फोरस मिला, और इस ई कोलाई में सल्फर नहीं मिला, मतलब सल्फर मिला बट फास्फोरस नहीं मिला, ठीक है। अब जब सल्फर इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि है ना, तो कभी भी इस जेनेटिक मटेरियल में S35 आइसोटोप मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें जो इन्फेक्ट हुआ तो इसमें जो है फास्फोरस 32 इसमें मिल जा रहा है, जिससे ये प्रूफ हो गया कि डीएनए ही ट्रांसफर कर रहा है और डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल को बोला गया है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? सर जो ई कोलाई पे अफेक्ट किए ना सर, हाँ, उसके बाद नहीं है थोड़ा सा तो अच्छा, कैसे मतलब बोला गया कि वही जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। इस ई कोलाई में फास्फोरस रेडियोएक्टिव मिल गया क्योंकि डीएनए ही पास किया, और इसमें सल्फर पास ही नहीं हुआ क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ सल्फर था जो प्रोटीन के लिए था, इसमें सल्फर कहाँ से पास करेगा ही नहीं, ये रेडियोएक्टिव एक्टिव ना। देखो नेक्स्ट में तुमको दिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है, पहला में लिखा है नीचे में नो रेडियोएक्टिव S35 डेडिकेटेड इन द सेल, क्योंकि उस डीएनए में सल्फर उससे बाइंड या सल्फर उसमें नहीं था,
इसमें भी तो डीएनए पास करेगा ना जी। यहाँ पे देखो हाँ सर समझ गया। इस ई कोलाई में डीएनए पास करेगा, लेकिन डीएनए होगा तो क्या होगा, फॉस्फोरस होगा। बट फॉस्फोरस ये किससे था, सल्फर से। ठीक है, तो यहाँ पे जब मिला ही नहीं कोई रेडियो आइसोटोप, और यहाँ पे आइसोटोप कौन मिला, पी मिल गया। जबकि हम पहले बताए कि फॉस्फोरस होगा तो डीएनए बनेगा, तब ना ये अटैच होके नजर आ रहा है, और सल्फर होगा तो प्रोटीन होगा। हम तो यहाँ डीएनए का बात करें, यहाँ भी डीएनए पास हुआ, यहाँ भी डीएनए पास हुआ, बट इस डीएनए में पी मिला, लेकिन इस डीएनए में पी नहीं मिला। बस वही चीज है, क्योंकि इसमें हम लोग पी यूज ही नहीं किए, इसमें डायरेक्ट क्या यूज किए, सल्फर किए। तो सल्फर कहाँ से मिलेगा, क्योंकि डीएनए जा रहा है, प्रोटीन नहीं जा रहा। अगर प्रोटीन जाता तो ऐसे मिल जाता। सिंपल, समझ आया, कोई दिक्कत? समझ में आ गया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग अभी प्रॉपर्टी ऑफ आरएनए एंड डीएनए पढ़ेंगे। उसमें 3-4 पॉइंट है, वो हम लिख के समझाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको अगर हम की द पॉइंट है एनसीईआरटी का, इसलिए तो ये है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट। इसमें कुछ ही तरह का दिक्कत है, फिर से पूछ सकते हो। किसी को अदिति है या फिर मुकुल, तुम लोग को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये पूछ सकते हो। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। ठीक है, समझ में आया अदिति? बुक में लिखा हुआ है रेडियो एक्टिव। सुपरनेटेंट का मतलब होता है क्या है ना, कि उसका जो बचा हुआ पार्ट है। सुपरनेटेंट का मतलब है कि क्योंकि यहाँ पे कल्चर मीडियम हम ना, क्योंकि ये देखो ई कोलाई में जब हम डाले दोनों को ई कोलाई में, तो इस दोनों को ई कोलाई में हम कल्चर मीडियम में डाले हैं। ये वर्ड तुम लोग को यूज नहीं किए, डायरेक्टली हम बता दिए। इसको एक मीडियम में डाला गया ताकि और कल्चर हो पाए। तो बहुत सारा कल्चर जो था, मतलब कि फॉस्फोरस इसमें बैक्टीरियल सेल में मिला, और इसमें एस जो था वो सुपरनेंट, मतलब वो मीडियम में मिला, ना कि इन्फेक्टेड सेल में मिला या ई कोलाई मिला। वही वो लिखा हुआ है लास्ट में कि रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेंट। ठीक है, मतलब जो बीच में बच जाता है उसको सुपरनेंट बोलते हैं, मतलब मीडियम। ठीक है, बस क्योंकि कल्चर भी कराना जरूरी है ना। यहाँ तो हम डायरेक्टली तुमको पता है कि ई कोलाई में देखा गया, इसमें सब फॉस्फोरस डिटेक्ट किया, डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस या रेडियो आइसोटोप, क्योंकि फॉस्फोरस डीएनए से बनता, आई मीन डीएनए फॉस्फोरस से बनता, उसके बिना वो बनेगा नहीं। ठीक है, इसी से पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो पास कर रहा है, और वो फर्दर जो भी उसका फंक्शन है आगे हम लोग पढ़ेंगे वो काम करता है, यही है। ठीक है, सुपरनेंट का मतलब कि जो उसका लिक्विड मीडियम था, क्योंकि इसमें मीडियम कराया है, कल्चर कराया है, उस कल्चर में वो प्रेजेंट। ठीक है, बस यही। अब बोलो कोई दिक्कत? सुपरनेंट का मतलब मीडियम ले लिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? आप समझ में आया? आंसर दो प्लीज, आंसर करो, तब ना पता चलेगा। यस सर, समझ आ गया सर। क्योंकि देखो हाँ देखो, एक चीज हम क्लियरली तुम लोग को एक चीज जरूर बताना चाहेंगे। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन पूछता है बहुत ज्यादा। और जो लास्ट का डिटेक्शन है कि अगर डीएनए होगा तो क्या होगा, और अगर डीएनए नहीं होगा तो क्या होगा, तो डीएनए नहीं है तो इसलिए वो लिखा है कि सुपरनेंट में, आई मीन मीडियम में वो प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में वो प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि तो ये क्वेश्चन बहुत है, क्योंकि देखो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जो हम लोग पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस, जब से नीट हुआ है ना, तब से इसका जो वेटेज है वो बढ़ गया है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन नीट के पहले जो एआईपीएमडी था, इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछता था। इसीलिए सेकेंड चैप्टर में, पहला चैप्टर में तो हम पूरा मेंडल के बारे में पढ़े, लेकिन सेकेंड चैप्टर में हम लोग को ये पढ़ना है कि ये जो मॉलिक्यूल है वो कैसे इनहेरिटेंस प्रोसेस में काम करता है। क्योंकि पहले सर्चिंग चला, आरएनए आया, फिर डीएनए पता चला, फिर प्रोटीन भी चाहिए होता है, उसके बाद डीएनए आरएनए में कौन स्टेबल है या प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आरएनए वर्ल्ड पढ़ेंगे। तो ये सारा टॉपिक इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक में सबसे ज्यादा साइंटिस्ट है, सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट है, सबसे ज्यादा डेट भी है। डेट करने का मतलब कौन सा एक्सपेरिमेंट का हुआ। एक्चुअली तुमको एक और चीज है, उसका कुछ कहानी भी है कि ये जो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ वो 12 साल में कंप्लीट किया गया है। इस एक्सपेरिमेंट को अल्टीमेटली 1952 में एकदम प्रूफ के साथ बताया गया कि हाँ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसके पहले ऐसा कभी नहीं लिखा गया है कहीं पे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही उसको कंफर्म किया गया है। ठीक है, तो वो चीज इसी के लिए बोले, एकदम कॉन्सेप्चुअली समझो, नहीं समझ में बोलो, हम कोशिश करेंगे और इजी वे में समझाने का।
तो हमको जहां तक वो हम इजी वे में समझाए, ठीक है, इसलिए हम लिखे नहीं, सीधा फ्लो चार्ट आई मीन एक स्टेप वाइज तुमको बताए। समझ में आ गया, इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ आरएनए एंड डीएनए मतलब, ठीक है, इसको नोट करो। सर नीट के एग्जाम में सर डेट वीडियो पूछता है क्या सर? अरे बहुत डेट पूछेगा तो डेट दिमाग घुमा देगा वो, पता है, वो मैच द कॉलम पूछ देगा, हाथ से चेज कब क्या किया था, कितना में किया था, मान लो सर कॉलम गलत बता बात दिया। है सर, नहीं गलत डेट क्या से बात क्या मतलब है सर, मेडिकल का है, तो बताइए। मतलब है बाबू देखो सर एक चीज बायो जान लो, पढ़ रहे, हिस्ट्री थोड़े ना पढ़ रहे। अरे वो पूछता है ना जी कब एक्सपेरिमेंट क्या, डेट बहुत, इसलिए मतलब डेट, एग्जाम्पल, डाटा, ये सब एनसीईआरटी से रटो, जितना रट सकता है, जितना याद कर सकता है करो, बाकी मैकेनिज्म समझो, ठीक है। मैकेनिज्म नहीं समझेगा तो कभी भी समझ में नहीं आएगा, मतलब क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि घूम जाता है दिमाग वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम लोग बैक्टीरियोफाज भी लिए, इकोलाई भी लिए, बैक्टीरियोफाज भी लिए, इकोलाई भी लिए, यहाँ कभी कभी ये पूछ देता है, ठीक है, कि हम लोग जो वर्क किससे किया, बैक्टीरियोफेज में, लेकिन पूरा वर्किंग के प्रोसेस में कितना किया, एक बैक्टीरियोफेज लिया, एक फ्रेश इकोलाई लिया, क्योंकि पहले इन्फेक्ट किया फिर इसमें इंट्रोड्यूस किया, तब हमको ऐसा दिखा, ठीक है। क्योंकि भाई बैक्टीरिया फेज में भी हमको इस आइसोटोप को डालना है ना, तब ना यहाँ पे डाले, तब ना इसमें तब डाले तो पता चला कि किसमें फास्फोरस है, किसमें सल्फर है, इस तरह का बहुत सारा। अभी बोले ना 3-4 साल से इसका मॉलिक्यूलर बेसिस का जो है ना वो वेटेज बढ़ा दिया है, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछ ही देता है। वैसे इस बार जो प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन है वो हम बताए हैं, हम देखे हैं, बता देते तुमको कितना क्वेश्चन पूछा है इससे। एक सेकेंड, 2018 में क्वेश्चन पूछा है 5 गो, इससे सॉरी 4 गो क्वेश्चन पूछा है, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा 4 पूछा है, 17 में पूछा है 3 गो, 16 में पूछा है 5 गो, 6 गो। तो इस चैप्टर का बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है, इसलिए बोल रहे कि समझो, ठीक है। सर समझने का तो समझ जाते हैं सर, लेकिन डेट। हाँ, और एक और चीज देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि जब भी तुम मैकेनिज्म पढ़ रहे हो ना, तो उसको जैसे मतलब यहाँ पे तुम समझ गए तो एक बार रीडिंग करो, और रीडिंग में जो उसका लाइन है ना उससे तो उसको तुम लिख लो, ताकि तुमको याद हो जाएगा एकदम अच्छे से याद होगा, तुमको नोट की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि नोट्स लिखाने में हम देख रहे थे बहुत टाइम जा रहा था, इसीलिए थोड़ा सा हम अब सिर्फ समझा रहे हैं और की द पॉइंट बता रहे हैं। इसको मिटाएं, नोट कर लिए? हाँ सर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जेनेटिक मटेरियल आई मीन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो उसमें भी एनसीईआरटी का कुछ पॉइंट हम ऐड किए हैं जो कि हम अभी लिखेंगे बोर्ड पे, ठीक है, और इसको समझाते फिर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जेनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल में 2 चीज का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हुआ, हम बार बार वो यूज किए हैं, तुम्हारा हार्सेन चेज ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल, डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम था, हार्सेन चेज जब डीएनए को बोला कि ये नहीं है जेनेटिक मटेरियल यही है, तो प्रोटीन का जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ना छोड़ दिए, हम लोग इसमें लेने लगे डीएनए वर्सेस आरएनए पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली पहले क्या था कि कन्फ्लिक्शन था, हम क्या बताए, कन्फ्लिक्शन था कि आखिर, क्योंकि पहले हम लोग के दिमाग में ये था कि जीन जो है वो कोडिंग करता है, वो प्रोटीन करता है, तो कहीं ना कहीं प्रोटीन भी दिमाग में आ रहा था, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था पहले बहुत सारे साइंटिस्ट को कि आखिर डीएनए है कि प्रोटीन है, क्योंकि डीएनए आरएनए से बना है डीएनए, ठीक है, और डीएनए आरएनए कहीं ना कहीं प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, डीएनए से आरएनए फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। सेंट्रल डोग्मा एक तुम लोग का है जो कि एक साइंटिस्ट वहां पे यह जो लिखा है कि डीएनए से आरएनए, डीएनए रेप्लिकेट करता है, ट्रांसक्रिप्ट करता है तो एमआरएनए, और एमआरएनए से प्रोटीन जो करता है ट्रांसलेशन, ये भी है एनसीईआरटी में, वो हम लोग को पढ़ना है प्रोसेस, तो इसलिए अभी हम नहीं बता रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट में जब प्रॉपर्टी की बात हुआ तो प्रॉपर्टी में क्लियर हो गया हार्सेन चेज से कि नहीं, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हमारा नहीं है, क्योंकि प्रोटीन कभी भी कैरेक्टर सकते हैं, उसको स्टोर करने का काम नहीं कर सकता है। यही एक क्राइटेरिया था जो कि प्रोटीन को हटा दिया गया और उसके एवज में आरएनए को लाया। तो हम लोग जो आज प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो डीएनए आरएनए
क्योंकि इसमें से भी जो जेनेटिक मटेरियल में, क्योंकि स्टेबिलिटी के बात पे ये सॉरी यहाँ पे डीएनए को डीएनए को स्टेबल जेनेटिक मटेरियल क्यों बोलते हैं, वो इस चीज में इसके प्रॉपर्टीज से हम लोग को मतलब पता चलेगा। सबसे पहला जो पॉइंट है कि डीएनए एंड प्रोटीन दोनों का क्राइटेरिया, डीएनए का जो क्राइटेरिया था उसका एक्सप्रेशन का, उसका मैकेनिज्म का, ये प्रोटीन फुलफिल नहीं कर रहा था। तो वहीं पे जो कंफ्लिक्शन था वो रिजॉल्व हुआ कि नहीं, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो हम लोग का जो बेसिस बना क्या बना, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए को लिए। तो सबसे पहला देखो मैकेनिज्म में यह है कि आरएनए के केस में क्या है कि कुछ वायरसेस को छोड़ के आरएनए बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। दो एग्जांपल है जिसको याद रखना, एक है तुम्हारा पीएमवी, ये एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, और दूसरा जो अभी जस्ट पहले पढ़े थे क्यूबी बैक्टीरियोफाज, ठीक है, क्यूबी बैक्टीरिया समझ लो, हम नोट कराएंगे, हम तुमको पॉइंट लिख देंगे 4-5, उसको नोट कर लेना काफी है। तो डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ चीज है जो हम लोग को दिखने को मिला कि नहीं, वायरसेस वगैरह में ही आरएनए प्रेजेंट होता है, बाकी और सब में आरएनए होता है, तो वो रेप्लिकेट करके डीएनए बना लेता है। तो पहला जो प्रॉपर्टी था कि ये बताया कि डीएनए और आरएनए में, आरएनए सबसे पहले किस किस चीज में प्रेजेंट है, तो कुछ कुछ वायरस को छोड़ के, जो तुम्हारा सामने एग्जाम्पल है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि इसको क्यों ऐसा डीएनए या फिर आरएनए का जो अगर हम लोग बात करें तो डीएनए अगर लिखते कि नहीं डीएनए स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, तो सबसे पहले रेप्लिकेशन का प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन जो है, रेप्लिकॉन खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, आरएनए भी करता है बट डीएनए भी करता है, डीएनए का जो है वो रेप्लिकेशन होना चाहिए। दूसरा, अगर ये स्टेबल है तो केमिकली एंड स्ट्रक्चरली ये स्टेबल होना चाहिए। अब देखो कैसे ध्यान देना कि हम पहले बताए कि अगर जेनेटिक मटेरियल हम लिखते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल पढ़ रहे हैं तो हम लोग डीएनए और आरएनए को दोनों ले रहे हैं, तो दोनों का कंपैरिजन स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले रेप्लिकेशन, ध्यान देना कि डीएनए रेप्लिकेशन करता है, आरएनए भी रेप्लिकेशन करता है, लेकिन आरएनए का इतना ज्यादा फास्टर रेट है कि कभी भी ऑर्गेनल स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाएगा। बट यही चीज डीएनए में रेप्लिकेशन का एक प्रोसेस है, बिना प्रोसेस से ये नहीं करता, तो ये सबसे पहला स्टेबिलिटी का काम करता है। दूसरा कि स्टेबिलिटी होगा किसमें, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। अभी समझो, क्योंकि इसका हम पॉइंट नहीं लिखे, समझना बस, ठीक है। तो केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। देखो सबसे पहले ये बात बताओ कि डीएनए और आरएनए का बेस पेयर किसको किसको पता है, डीएनए का बेस पेयर में क्या क्या आएगा और आरएनए का बेस पेयर में क्या क्या आएगा? सर उसमें था साइटोसिन, ग्वानिन, एडनिन से यूरेसिन, एडनिन था और ग्वानिन साइटोसिन, उसमें यूरेसिन आ जाएगा सर, उसमें यूरेसिन। हाँ, एडनिन से जब यूरासिल जाएगा और ग्वानिन से जब साइटोसिन जाएगा, यहाँ ध्यान देना, ठीक है। यूरासिल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, तो डीएनए में थाइमिन रहने के कारण ये पहला इसका स्ट्रक्चरल स्टेबल हुआ। दूसरा क्या हुआ कि इसका ऑक्सीजन का पोजीशन, अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए जैसा बोलते हैं, क्योंकि पेंटोज शुगर है, ये पहला ले लो, सॉरी ये तो पहला होगा नहीं कभी, ये पहला है, ये दूसरा है। सेकंड पोजीशन पे OH, ऑक्सीजन जहां पे रहेगा वो मॉलिक्यूल क्या होता है, रिएक्टिव होता है, जो कि आरएनए में प्रेजेंट था। किसमें प्रेजेंट था? आरएनए में। सब एनसीईआरटी पढ़ना, सब कुछ तुमको मिलेगा एकदम ध्यान से। ऑक्सीजन या फिर OH ग्रुप कहाँ था? सेकंड पोजीशन के आरएनए में, ठीक है, जिसके कारण ये हाईली रिएक्टिव हो जाता है। वही चीज डीएनए में ऐसा नहीं था, सेकंड पोजीशन पे O नहीं, ऑक्सीजन नहीं होने के कारण ये लेस रिएक्टिव है। तो समझ में आ गया क्या रीजन है, ठीक है, क्यों ये केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल है। एक तो सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन, एंड दूसरा चीज कि थाइमिन के जगह पे यूरासिल, और यूरासिल हाईली रिएक्टिव एमिनो, एक तरह का नाइट्रोजन बेस होता है। तो ये एक है। तीसरा अगर हम पॉइंट की बात करें, तीसरा पॉइंट समझना, तीसरा में पॉइंट में है कि एक्सप्रेशन, कहने का मतलब कि डीएनए जो होता है,
वो एक्सप्रेस करेगा, जैसे हम लोग बोल सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, ये कौन कर रहा है? डीएनए। लेकिन स्टोरेज कौन कर रहा है? स्टोरेज कर रहा है आरएनए। तो ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ये एक्सप्रेस करता है, क्योंकि ये तीन कंडीशन बहुत ही ज्यादा फुलफिल होता है। इसके अलावा आरएनए का अगर हम बात करेंगे तो आरएनए कैटलिस्ट है। व्हाट इज कैटलिस्ट? रेट ऑफ रिएक्शन को जो डाइवर्ट करता है, हाई करता है, ठीक है। दूसरा चीज, रेट ऑफ रिएक्शन को हाई करेगा तो मेटाबॉलिज्म भी ज्यादा हाई होना है, लेकिन डीएनए में ऐसा नहीं है। कैटलिस्ट क्यों? जैसे उदय बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन को हाई करना, और कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होना है और उसका रेट ऑफ रिएक्शन हाई होना है तो उसमें क्या जरूरत पड़ जाता है? क्या केमिकल का जरूरत पड़ता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइम। और तुम लोग जानते हो कि आरएनए का शुगर क्या है? राइबोलोज। राइबोलोज शुगर से बनता है, राइबोलोज। यस सर। ठीक है। उसके बाद लेकिन इसी केस से राइबोलोज एंजाइम भी होता है, या राइबोजाइम ये एंजाइम का नाम है। तो ये एंजाइम आरएनए एंजाइम बना देता है, इसी के कारण ये कैटलिस्ट कहलाता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हो गया और कैटलिस्ट हो गया। अगर ये कैटलिस्ट है, सोचो एक तरह का ये अगर एंजाइम बनाएगा तो समझ जाना कि कोई भी कहीं पे भी एंजाइम होगा और वहां पे सबस्ट्रेट है तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होगा, और इसी के वजह से ये एक तरह का कैटलिस्ट और मेटाबॉलिज्म का भी काम करता है। ठीक है, देखो दूसरा चीज है कि मेटाबॉलिज्म है तो कैटलिस्ट वगैरह है तो ये काम करेगा ही। साथ साथ में ध्यान रखना कि आरएनए जो होता है वो ट्रांसलेशन प्रोसेस भी करता है। ट्रांसलेशन करने का मतलब क्या? एक इंटरमीडिएट फॉर्म। आरएनए के बारे में पहले भी तुम लोग पढ़े होंगे कि एमआरएनए होता है, आरआरएनए होता है, टीआरएनए होता है। एमआरएनए मान लो ये टेम्पलेट है तो इसके एवज में ये तो कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, तो देखो ये कितना रिएक्टिव है, लेकिन इसको बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो जैसे प्रोटीन ही बनता है तो डीएनए से पहले आरएनए बनाते हैं ना हम लोग, आरएनए से फिर हम लोग क्या बनाते हैं? प्रोटीन, जिसको सेंट्रल डोग्मा एक फिगर है वो हम अभी बता देते हैं किस पेज नंबर में, पहले ही है। ये जो फिगर बनेगा इससे बनाना पड़ेगा। सोचो ये स्टेबलर है, इसको इससे कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये अगर जहां रहेगा तो इसका जो तीन है ये एमआरएनए होता है, तो एमआरएनए जैसे टेम्पलेट है तो ये अपना बना लेगा। ट्रांसलेशन में यही चीज होता है। अब एमआरएनए है। दूसरा टीआरएनए अगर हम बोलते हैं, अगर टीआरएनए हुआ तो ट्रांसफर आरएनए को हम लोग एडाप्टर आरएनए बोलते हैं, मतलब वो प्रोटीन के बनाने में वो रिस्पॉन्सिबल है। जब तक टीआरएनए नहीं होगा तब तक प्रोटीन नहीं बनेगा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। तो अभी इतना जान लो कि आरएनए का जो भी है वो कहीं ना कहीं हर एक प्रोसेस में काम करता है। डीएनए में ऐसा नहीं है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, फास्टर होता है इन कंपेरिजन टू डीएनए। तीसरा चीज होता है म्यूटेशन की बात करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। म्यूटेशन अभी हम तुमको एक चीज बताएं कि आरएनए सबसे पहला जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? आरएनए। क्योंकि आरएनए इतना ज्यादा रिएक्टिव है, इतना ज्यादा रेप्लिकेशन फास्ट करता है ताकि हम लोग डीएनए में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, सोचो ध्यान से, सिंपल सा चीज है कि अगर मान लिया आरएनए नहीं रेप्लिकेट करता, नहीं वो वेरिएशन लाता अपने में, नहीं म्यूटेशन करता, तो हम लोग जो इस अभी जिस कंडीशन में है, हम लोग अभी बहुत बेहतर कंडीशन में बहुत इवॉल्व हुए हैं, तो हम लोग का जो वेरिएशन है, इवोल्यूशन है, अगर हम लोग के बॉडी में डीएनए ना छोड़ के आरएनए रहता तो हम लोग बहुत ही जल्दी वेरिएंट करते हैं और हम लोग स्टेबिलिटी अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते जितना अभी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना यहाँ क्या बोलने का मतलब है कि आरएनए जो होता है वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है, इतना ज्यादा मतलब कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इतना ज्यादा वो चेंज करता है अपने आप को कि वो तुरंत म्यूटेशन या तुरंत वेरिएशन शो कर सकता है। बट डीएनए जो होता है ये भी म्यूटेशन करेगा, बट ये स्लो प्रोसेस होता है। तो ये इवोल्यूशन में कहीं ना कहीं ये आरएनए बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, लेकिन सोचो इवोल्यूशन बहुत जल्दी होगा तो कोई भी स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पाएगा, चाहे जिस केस में। तो यही है, तो डीएनए में जो होता है जो म्यूटेशन का प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस हो जाता है। तो इसमें हम लोग का 3 प्रोसेस कंप्लीट हुआ। एक तो सबसे पहले प्रॉपर्टी देखे, उसी में हम लोग कौन स्टेबल जेनेटिक मटेरियल ये भी देखे, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल ये भी देखे। तो 3 सेगमेंट हम लोग अभी कंप्लीट किए। साथ साथ में आरएनए में क्या क्या होना चाहिए, आई मीन आरएनए वर्ल्ड में कहने का मतलब हम लोग का एक टॉपिक है आरएनए वर्ल्ड, वो सारा हम कंबाइन एक साथ हम पढ़ा है। बस हम तुम लोग को कुछ की पॉइंट्स हम नोट करवा देते हैं, उसको तुम लोग पढ़ो
समझो, नहीं समझ में आते तो पूछ सकता है। समझ में यहाँ तक किसी को दिक्कत? सर वो एक सर और चीज है, कैटलिस्ट के जैसे एक्ट करते सर, आरएनए वो सर राइबोजाइल एंजाइम को रिलीज कराता है। हाँ एंजाइम तो बनता ही है, एंजाइम है तब ना कैटलिस्ट करेगा। तो और अगर रिलीज कैटलिस्ट कराता है, हाँ रिलीज बनाता कराता है है, सर की फॉर्मेशन बनाता कराता है, बना देता है, एंजाइम बना देगा। जैसे प्रोटीन कैसे एंजाइम बनाता है। है, उसलिए आरएनए भी ठीक है। एंजाइम बना देगा। ठीक है। एक और चीज है कि आरएनए से डीएनए, तो आरएनए को ट्रांजिशनल स्टेट में बोला गया, मतलब एक तरह का इंटरमीडिएट फॉर्म भी उसको बोला गया है। ठीक है। डीएनए में ऐसा कहीं कुछ होता नहीं है, इसलिए डीएनए जो होता है वो उसको आई मीन अब देखना, डीएनए को कुछ भी कराना होगा तो उसके लिए कोई ना कोई प्रोसेस चाहिए हम लोग को, या मीडियम दे दो या फिर हम लोग कुछ प्रोसेस से हम उसको चेंज करते हैं, बट आरएनए में ऐसा नहीं है। इसीलिए वायरस भी खतरनाक होता है। बोलता है ना कि वायरस, वायरल डिजीज कोई भी हो, वो डायरेक्टली जाके हमारे जेनेटिक मटेरियल को ही इफेक्ट करता है, या किसी भी प्लांट का बात करें या फिर एनिमल का बात करें या बैक्टीरिया का बात करें, डायरेक्टली जेनेटिक मटेरियल को इफेक्ट करता है, क्योंकि उसमें आरएनए प्रेजेंट, और आरएनए बहुत जल्दी रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है, अपना कॉपी जितना जल्दी बनाएगा उतना असर छोड़ेगा दूसरे का, और साथ साथ में सेल को भी इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा, तो 2-3 चीज है, हम तुमको दिखा देते हैं, हमें नोट करा देते हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन हम बता दिए थे, इस चीज को समझ गए तो इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, एक और चीज ध्यान से जो हम रिलेट कर पा रहे हैं, सॉरी तुमको बताना चाह रहे थे कि ट्रांसडक्शन जब प्रिंसिपल हुआ, या फिर बोलते हैं हार्शे चेज एक्सपेरिमेंट जो हुआ, जिसमें जब पता डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उसी से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में भी पता चला कि नहीं, डीएनए ही एक ऐसा है जो एक तरह का जेनेटिक मटेरियल वो ट्रांसफर हो पाया। इसके पहले हम बताए थे तुमको कि ट्रांसडक्शन प्रोसेस के पहले जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में बस यही बताया कि वो डीएनए ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लेकिन डीएनए ही एग्जैक्ट मटेरियल है, क्योंकि उसमें हम क्या बताए थे कि एस स्ट्रेन का जो है वो वायरुलेंट है, आर स्ट्रेन का वायरुलेंट नहीं है। एस स्ट्रेन को जब हम किल्ड करके, हिट करके, किल्ड करके जब आर स्ट्रेन के साथ हम माइस में डाले तो माइस वहां पे जिंदा रहना चाहिए, लेकिन मर गया। डेड हो गया। हम लोग वहां पे क्या देखे थे कि एस स्ट्रेन, देखो यहाँ पे समझ जाना, जैसे मान लो ये एस स्ट्रेन है और ये आर स्ट्रेन है, दोनों को हम मिला दिए। ठीक है, ये एस है ये आर है, लेकिन इसको हीट और किल्ड किए। ठीक है, हीट और किल्ड किए, तो यहाँ ध्यान रखना कि जब हीट और किल्ड की बात करते हैं तो हीट और किल्ड में हो सकता है कुछ सेगमेंट है जो नहीं हो पाया हो उतना किल्ड, या और यही सेगमेंट, यही डीएनए का सेगमेंट इसको ट्रांसफॉर्म करके इसको वायरुलेंट बनाया, जो कि डाले वो मर गया। कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में भी डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे भी हम बताए कि डीएनए है वहां पे, डीएनए ही ट्रांसफर हुआ, बट इस ट्रांजेक्शन के बाद ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ही एग्जैक्ट डिफिनेशन में आ गया कि नहीं, डीएनए ही जो होता है वो ट्रांसफॉर्म किया होगा, इसलिए ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस। ये दोनों को बहुत ज्यादा रिलेट किया गया। ठीक है, एक सेकेंड, 1 मिनट। ठीक है, क्या कर रहे हो? देख लिए तुमको। एक नहीं, अभी टाइम बस नहीं, अभी है, 20 मिनट है अभी। सबसे पहला पॉइंट ट्रांजैक्शन वाला हो गया था, पहला पॉइंट देना, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। पहला पॉइंट लिखोगे डीएनए एंड प्रोटीन conflict was resolved। ये किसके प्रोसेस से? तो लिख सकते हो ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल से
ये मेथड जो है ये जो कंफ्यूजन था ये क्या हो गया, खत्म हो गया, डीएनए पता चल गया। दूसरा है ये एनसीईआरटी का लाइन लिख रहे हैं, इन टीएमवी एंड क्यूबी बैक्टीरियोफाज, इसमें आरएनए जो है इज जेनेटिक मटेरियल, ये भी हम डिस्कस किए हैं अभी तुरंत, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है डीएनए इज मेजर जेनेटिक मटेरियल बट आरएनए वर्क एज कैटलिस्ट, क्योंकि वो एंजाइम बनाता है, एडाप्टर मॉलिक्यूल, जो कि हम लोग पढ़ेंगे भी, एडाप्टर कहने का मतलब बिना एडाप्टर के प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं बन सकता, क्योंकि अमीनो एसिड को जोड़ना है, पेप्टाइड बनाना है, ठीक है। एडाप्टर मॉलिक्यूल का सीधा सीधी हम टीआरएनए को एग्जांपल में लेते हैं, क्योंकि टीआरएनए एडाप्टर होता है मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड मैसेंजर मॉलिक्यूल, एंड मैसेंजर, तो मैसेंजर मॉलिक्यूल में कौन है, एमआरएनए इज अ मैसेंजर मॉलिक्यूल, मैसेंजर मॉलिक्यूल। आरएनए को ये तीन चीज बोला गया, ठीक है, कि डीएनए मेजर जेनेटिक मटेरियल, उसके अलावा ये कैटलिस्ट मतलब मेटाबॉलिज्म वगैरह में काम करेगा, एडाप्टर मॉलिक्यूल है एंड मैसेंजर मॉलिक्यूल, ये तीन फॉर्म है। चलो तुमको मैसेंजर मॉलिक्यूल का हम एक फिगर है एनसीईआरटी में, पेज नंबर निकालो, पेज नंबर है, कहाँ चला गया, पेज नंबर निकालो 114, सबको निकालो, उसमें देखो लिखा है टीआरएनए द एडाप्टर मॉलिक्यूल, क्योंकि बनाएगा ही, टेम्पलेट रीजन बनाएगा ही, और प्रोटीन बनाने के लिए हमको टीआरएनए का जरूरत पड़ा है। 144 देख लो, सॉरी 141, नहीं 114, सॉरी 114 पेज नंबर में देख सकते हो, उसमें लिखा है टीआरएनए द एडाप्टर मॉलिक्यूल, जो हम लोग को पढ़ना भी है, ठीक है। ये चीज है, इसको नोट करो, इसको नोट करो, फिर टॉपिक देना कंडीशंस टू द जेनेटिक मटेरियल। क्या बोले सर टॉपिक? हाँ हो गया, इसको मिटा दें, कंडीशन ऑफ द, हाँ कंडीशन टू बी जेनेटिक मटेरियल, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। कंडीशन टू बी जेनेटिक मटेरियल, कंडीशन टू बी जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन, ये एनसीईआरटी में भी है, इसका लाइन ही है, तो वही हम बता रहे हैं। सबसे फर्स्ट में रेप्लिकेशन, ये हम बताए थे। तो रेप्लिकेशन हमेशा ध्यान रखना, वही रेप्लिकेशन जो रेप्लिकेशन कर पाएगा वो जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। तो सबसे पहले डीएनए आरएनए दोनों करेगा, बट प्रोटीन नहीं करता है। लिख सकते हो प्रोटीन डू नॉट फुलफिल रेप्लिकेशन प्रोसेस, इसीलिए प्रोटीन को हटा दिया गया। दूसरा प्रोसेस है कि स्टेबिलिटी, हाँ स्टेबिलिटी, जो हम लोग लिख सकते हैं उसका केमिकल एंड दूसरा क्या था, स्ट्रक्चरली, हाँ स्ट्रक्चरली था, ठीक है। जो कि हम लोग ये जो चीज एक्सपेरिमेंटली है वो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में कम पता चला, ठीक है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या था, वही ट्रांसफॉर्मिंग वाला प्रिंसिपल, उसी में पता चला। साथ साथ में
इसमें एक और चीज है कि 2' OH and uracil is uracil in RNA, ठीक है। तो सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप मिला, आई मीन कहीं कहीं ऑक्सीजन भी रहता है बट एनसीईआरटी में OH है, तो ऑक्सीजन भी रहता है OH भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यूरेसिल और OH ग्रुप होने के कारण ये हाईली रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तीसरा है जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो प्रोवाइड करेगा स्लो प्रोसेस को, प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंज जिसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं, स्लो चेंज म्यूटेशन which is material for evolution। तो हम तुमको पहले ही बताए थे कि सबसे ज्यादा जो वेरिएशन एंड म्यूटेशन का काम है वो आरएनए किया, इसलिए इवोल्यूशन बहुत जल्दी हो पाए हम लोग, ठीक है, नहीं तो बहुत और टाइम लगता, ठीक है। इवोल्यूशन आरएनए म्यूटेंट फास्टर, आरएनए म्यूटेंट फास्टर एंड शॉर्ट लाइफ साइकिल। इसका लाइफ साइकिल शॉर्ट है क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये तुरंत खत्म भी होने का डर रहता है, ठीक है, ये चीजें। और लास्ट है it should be able to express itself in the form of Mendelian characters। तो ये चीज भी हम लोग को पता ही है कि मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में वो होना चाहिए, नहीं तो वो स्टेबल नहीं होगा। नोट करो इसको। नोट हो गया सर? हो गया ना, ठीक, एक मिनट आराम से नोट करो सर। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है आरएनए वर्ल्ड। टॉपिक 2 आरएनए वर्ल्ड। इसको भी एक साइंटिस्ट दिया था जिसका नाम अल्टमान एंड चीज है, ठीक है। वर्ल्ड अल्टमान एंड चीज है, आई मीन CECH है, चीज सब जो है स्पेलिंग, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, सबसे फर्स्ट में RNA is great transmission but DNA is
स्टोरेज, डीएनए स्टोरेज मीडियम। सर उल्टा हो, स्टोरेज आरएनए तो का था। वहां पे हम एक सेकंड वैसा तो नहीं है, हो सकता है वहां उल्टा बता दिए होंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी का लाइन ही है। नहीं, उल्टा हो गया वहां, ठीक है, सॉरी, उल्टा वहां पे बता दिए थे, तो यहाँ पे स्टोरेज में डीएनए होगा ना? हाँ, डीएनए में स्टोरेज ही है, आरएनए में ट्रांसमिशन है, यही होगा, ट्रांसमिशन आरएनए करेगा। और एक्चुअल ट्रांसमिशन कहने का मतलब क्या है, देखो बताता है, जैसे मान लो कोई भी चीज बनाना है, उसका इंटरमीडिएट फॉर्म में चेंज करना है, तो ट्रांसमिट कैसे करेगा जेनेटिक मटेरियल, वो सारा आरएनए का है और उसका काम स्टोरेज है। तो अगर वहां पे बता दिया उल्टा तो ध्यान रखना कि ये होगा, ट्रांसमिशन करेगा आरएनए एंड स्टोरेज मीडियम डीएनए होता है, क्योंकि तभी स्टोर होगा, तभी वो ट्रांसफर होगा, तब ना वो अपना एक्सेस कर पाएगा। तो पहला यही है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का लाइन से ही हम को बनाया है, ठीक है। दूसरा है, ये भी हम डिस्कस किए, इट वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, आरएनए है, ठीक है। ये इसके बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफिंग कर रहे थे। देखो ये कब पता चला कि आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि उसके बाद इसका जो प्रॉपर्टी जिस हिसाब से देखा गया, उस हिसाब से प्रॉपर्टी में इवोल्यूशन वेरिएशन बहुत जल्दी होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए बहुत जल्दी इवोल्यूशन भी हम लोग हो पाए। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट का इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं जो कि बहुत सारा बेसिस दिए थे। तो उसमें से एक बेसिस था केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव था, और यही बना है। तो जब केमिकल है तो कुछ ना कुछ, केमिकल का मतलब सिंपल है, कुछ ना कुछ बनेगा। तो सबसे पहला जो मॉलिक्यूल था वो था प्रोटीन एंड आरएनए, जिसको हम लोग बोलते थे प्रोटोबायोन्स बोले थे, प्रोटोबायोन्स मतलब फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल हम इसको बोल दिए थे। अब ये कैसे समझो, इसलिए बोला जाता है आरएनए जो है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। कैसे समझो, सबसे फर्स्ट में हम लोग का अर्थ जो था उसमें सिर्फ गैसेस था, तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 4 था, ठीक है। अब ये धीरे धीरे, जैसे मान लो ये अभी इनऑर्गेनिक फॉर्म है, तो सिंपल, फिर ये इनऑर्गेनिक में गया, CH3 बना, फिर NH3 बना, फिर NH2 बना, O2 बन गया, CO2 बन गया। उसके बाद ये जो है ये सिंपल ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हुआ। तो जैसे मान लो CH3 है तो NH3 है, CH3 है, सब CH2 है, मान लो हम लोग को इसी से बनाना है, क्या बनाना है, तो ग्लूकोज बनाना है। तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज जो है वो मोनोसेक्राइड्स है, क्या है, मोनोसेक्राइड्स। तो सिंपल ऑर्गेनिक में बोला गया, सिंपल ऑर्गेनिक, मोनोसेक्राइड से फिर आया डाइसेक्राइड्स में, डाइसेक्राइड्स से फिर आ गया पॉलीसेक्राइड्स में, उसी तरह बहुत सारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जैसे फैटी एसिड बनता है। तो फैट अगर बनाना है तो 2 मॉलिक्यूल को बनाना, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। इस तरह से धीरे धीरे करते करते सिंपल से फिर वो कॉम्प्लेक्स में गया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से फिर एक वर्ड आया कोसरवेट्स में, जैसे मान लो इस तीनों को हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स में रखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में रख दिए इसको, तो कार्बोहाइड्रेट्स कोसरवेट्स हो गया। अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट्स बनने के बाद धीरे धीरे जो फर्स्ट मॉलिक्यूल बना, जिसको हम लोग प्रोटोबायोन्स बोले, तो पहला जो मॉलिक्यूल, जो पहला जेनेटिक मटेरियल दिखा, वो उस मटेरियल में सबसे पहला जो था वो आरएनए था, और नहीं, सबसे फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है वो प्रोटोबायोन्स, वो आरएनए एंड प्रोटीन है। तो प्रोटीन का फंक्शन अलग देखा गया, आरएनए का देखा कि नहीं ये एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। यही सब काम कर रहा है, उसी से डीएनए बन रहा है और डीएनए से इतना कॉम्प्लेक्शन हो रहा है। तो ये सब प्रूफ बाद में हुआ, बट डिस्कवरी जब हुआ था तब लिखा था कि आरएनए और प्रोटीन जो होता है वो फर्स्ट मॉलिक्यूल है किसी भी लिविंग सेल का, इसलिए वो लिविंग मॉलिक्यूल भी उसको बोला गया, ठीक है। तो बाद में पता चला कि ये सब जेनेटिक मटेरियल है, तो उसको बोला गया कि हाँ चलो ये फर्स्ट। तो इस तरह से ये बना। तो प्रोटोबायोन्स इस तरह से बना, हम लोग इवोल्यूशन में ये पढ़ेंगे फिर से, तो उस टाइम पे भी और अच्छे समझ में आएगा। बट फर्स्ट इट वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। दूसरा क्या है कि आरएनए का काम क्या क्या है, तो मेटाबॉलिज्म समझा है तुम लोग को,
ट्रांसलेशन समझा है, ट्रांसलेशन क्या होता है समझ में आ गया। उसके बाद फिर स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग क्या होता है ये नहीं समझा है, हम समझा दे। इवॉल्व अराउंड आरएनए। अच्छा, सबसे पहले तुम लोग एक्सॉन एंड इंट्रॉन का कॉन्सेप्ट अभी इसी में है। एक्सॉन ही है ना, एक्सॉन एंड इंट्रॉन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये एमआरएनए बना और इसका टेम्पलेट बनेगा, तब प्रोटीन बन के तब जेनेटिक मटेरियल। सपोज दैट ये मान लो ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है, ये कोडिंग जीन है और ये बीच में बन गया नॉन कोडिंग जीन। तो कोडिंग वाले जीन को एक्सॉन बोले, नॉन कोडिंग वाले को इंट्रॉन बोले। तो उस केस में क्या होता है, इसको हटाना पड़ेगा ना, नॉन कोडिंग है तो अगर नॉन कोडिंग को नहीं हटाएंगे तो क्या मैसेज पास कर पाएगा, क्या वो जेनेटिक मटेरियल जो उसका काम है कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो जो ये इंट्रॉन जो है इसको रिमूविंग करने के ही प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग, जो कि आरएनए का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि अगर इसको रिमूव नहीं करोगे तो ये अपना मैसेजिंग पास नहीं कर पाएगा और फंक्शन सही से नहीं कर पाएगा, इसलिए स्प्लाइसिंग लिखा गया है, ठीक है। ये है, ये चीज है। अब हम लोग का एक लास्ट पॉइंट है जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद है अर्लियर एज अ कैटलिस्ट लेस स्टेबल है। हम अभी तुम लोग को बताई है कि कैसे कौन रिएक्टिव कर रहा है, लेस स्टेबल, रिएक्टिव, so it was chemical modification to make DNA and whose complementary pairing resistant mutation in greater amount, इसकी आरएनए का प्रॉपर्टी, बस यही चीज है इसमें, ठीक है। अब हम तुम लोग को एक चीज बताते हैं, जैसे लिखा है आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए से प्रोटीन, तो एक फिगर हम लोग को दिखाना चाह रहे थे शायद। पेज नंबर 98 निकालो, इसमें सेंट्रल डोग्मा करके एक फिगर है, देखो ये हो गया डीएनए और फिर ये बनेगा एमआरएनए जो कि इंटरमीडिएट है, और ये बनेगा प्रोटीन, ये बनेगा प्रोटीन। तो जो प्रोटीन बनाएगा इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन, और इसका बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन। बस ये दो चीज है, ठीक है, जिसको दिया था फ्रांसिस क्रिक ने। तो ये जो प्रोसेस है सेम यही चीज इसको यहाँ पे बता रहा है, जैसे हम लोग डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बना लिए, ठीक है। तो प्रोटीन जब हम बना रहे हैं तो उस केस में भी जो इंटरमीडिएट फॉर्म है, ये सारा काम किसका है, ये देखो आरएनए जब तक नहीं गया तब तक वो काम नहीं, डीएनए से डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनाया, इसलिए वो बोलते हैं कि नहीं, उसको हम लोग बताते हैं कि नहीं डीएनए जो होता है वो स्टेबल है, इसको रिएक्ट कराना पड़ेगा तो आरएनए, और आरएनए जब बन गया तो उस प्रोसेस से वो प्रोटीन बनाने में टाइम नहीं लगाता। ये था एक इंटरमीडिएट, इसमें नहीं मतलब जानना है हम लोग को, बस ये कॉमन सा चीज है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन बनाने का मैकेनिज्म है बस, और ये है बुक में, तो इसको बस ध्यान देना, बट इसमें ऐड मत करना, ये हमको दिखाना था। ये फिगर है पेज नंबर 98 में सबसे लास्ट नीचे जो डीएनए वगैरह का फिगर है उसमें। तो यही है तुम्हारा टॉपिक, ठीक है। आज हम लोग 3 टॉपिक कवर अप किए। एक है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एंड आरएनए वर्ल्ड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे रेप्लिकेशन और एक्सपेरिमेंट वगैरह है कि इसमें कैसे ये रेप्लिकेट करता है, कितने टाइम्स में डबल होता है, कितने नंबर पे ये होता है, वो चीज हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। देखो नेक्स्ट क्लास
के लिए क्योंकि ज्यादा है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सपेरिमेंट ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है रेप्लिकेशन, दूसरा जो पॉइंट है वो मशीनरी एंड द एंजाइम, एंड तीसरा है ट्रांसक्रिप्शन। तो ये 3 चीज तुम लोग थोड़ा एक बार रीड करके आना, ठीक है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन बहुत बड़ा टॉपिक है तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। बस ये प्रिंसिपल है, प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, तो ये तीनों को तुम लोग पढ़ के आना, ठीक है, ताकि तुम लोग जब समझाएं तो समझ में आए, ठीक है। बाकी बात कोशिश करेंगे पूरा अच्छे से समझाने का, यही है तुम्हारा। तो आज इतना रहने देते हैं, काफी है, ठीक है। और हाँ, बुक्स वगैरह पढ़ना, जो भी तुमको समझाए सब कुछ मिलेगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछ सकते हो। वैसे तुम लोग हम कुछ कुछ और दिखाई देते हैं एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ क्या क्या है जो तुम लोग को है। वैसे मेरे ये तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल है, इसमें तुमको सब कुछ दिखेगा, प्रोटीन और डीएनए जो हम बताए, सल्फर वगैरह वो मिल जाएगा। ये लाइन प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यहाँ देखो इस लाइन में तुम्हारा सारा प्रॉपर्टी है, कैसे वो लेस रिएक्टिव है, क्यों रिएक्टिव है, कैटलिस्ट क्यों बनता है, मेटाबॉलिज्म क्यों है, ट्रांसलेशन क्यों है, किस आरएनए में यूरासिल है, ओएच है, सब कुछ उसमें मिलेगा, ठीक है। तो 99% जो है हम एनसीईआरटी का कवर अप ये है, बाकी का जो बताना था वो बताए। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर ट्रांसक्रिप्शन से स्टार्ट करेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का जो भी प्रोसेस है वो पढ़ के आना, पढ़ के आओगे तो अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। समझ में आ गया? अदिति और मुकुल बताओ, रिप्लाई करो। सर एक बार ये लास्ट वाला पॉइंट समझा दीजिए फिर से। ये वाला ना, देखो सबसे फर्स्ट में हम तुमको पहले ही बताया था कि आरएनए जो है एंजाइम करता है, एंजाइम वो बना सकता है। तो जो एंजाइम बना सकता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को भी फास्ट कर सकता है। तो जो एंजाइम बनाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन जो फास्ट करेगा, जो केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है उसी का तो नाम कैटलिस्ट है, मतलब सिंपल वो एंजाइम को डिनोट कर रहा है। लेस स्टेबल क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर में हम तुमको बताया कि आरएनए के सेकंड पोजीशन पे क्या है, ओ है या ओएच तुमको दिखेगा, ओएच भी दिख सकता है और ओ है, बट एनसीईआरटी में ओएच लिखा हुआ है। तो ओएच तुम ध्यान है, ऑक्सीजन जहां पे रहेगा सेकंड नंबर पे वो हाईली रिएक्टिव होगा, जहां ऑक्सीजन होगा रिएक्टिव होगा वाला। तो लेस स्टेबल क्योंकि स्ट्रक्चरली वो लेस स्टेबल है, ठीक है। और केमिकली तो रिएक्टिव है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन है, साथ साथ पे क्या है, यूरासिल है। ये हम इसके पहले भी हम वही पॉइंट लिखे थे, वही चीज यहाँ पे लिखा गया बस, ठीक है। इसीलिए वो मॉडिफिकेशन करता है और मॉडिफिकेशन से डीएनए बना लेता है। और क्योंकि हम लोग अब जो प्रोसेस पढ़ेंगे ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन में, सब में देखना एक हम लोग सिंगल डीएनए ले रहे हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, तभी वो स्टेबल हो पाएगा, ठीक है। तो आरएनए क्या है, आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंड, इससे एक तुम निकालो और एक इधर निकाल दो, तो देखना इसके साथ भी एक नया कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा क्योंकि इसको स्टेबल करना है। ये आरएनए है, ये भी स्टेबिलिटी हो ही रहा है, बट डीएनए इससे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि अगर ये डबल स्टैंडर्ड नहीं बनाएगा तो ये स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाएगा। स्ट्रक्चरली एंड केमिकली ये ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण मॉडिफिकेशन या वेरिएशन हमेशा करते रहता है, ठीक है। दिक्कत नहीं सर, ठीक है। तो मुकुल तुम्हारे लिए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है बाबू, ठीक है। थोड़ा प्रीवियस पढ़ के आना क्योंकि कुछ कुछ हुआ है, तो हम कभी रिवीजन, अगर कभी क्या होगा रिवीजन क्लास होगा सर, यूट्यूब में तो है सर सारा वीडियो। हाँ यूट्यूब में है वैसा, और यूट्यूब में वीडियो मिल भी जाएगा, वो तुम कर सकते हो, ठीक है ना। पढ़ना वो देखना, वीडियो वगैरह देखना, मेरा है उसमें डाला हुआ है, ठीक है। तो तुम उसमें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ के आओ, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग। हाँ लेकिन रीड करके आना, बार बार हम बोलते रीड इसलिए करना क्योंकि तुम लोग को तो अब मैकेनिज्म थोड़ा टफ है बाबू। अगर नहीं पढ़ोगे तो हम, क्योंकि कोई भी चीज ये सब एक ऐसा टॉपिक है जो एक बार पढ़ाने से नहीं होगा। तुम पढ़ के आओ, हम समझा रहे हैं तुमको, बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ नहीं आएगा, तो वो बार बार रिविजन से होगा, ठीक है। इस चैप्टर में थोड़ा सा फोकस करो कि